आज हम एक पाठ पे बात करेंगे। इस पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर भूभाग कैसा है। हमारी पृथ्वी के अंदर की स्थिति कैसी है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो गोल किस्म की है, गोल हल्का चपटा है। लेकिन इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसी इसकी संरचना है, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसका आकार कैसा है, इसका प्रकार कैसा है, इन सब बातों के बारे में हम देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। इनका वास्तव में इनका आंतरिक भाग कैसा है। जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो और चैप्टर आगे पढ़ने हैं पृथ्वी के बाह्य भाग के बारे में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जल के बारे में, स्थल मंडल के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन यहाँ आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कैसा है, उसके बारे में पहले हम देखेंगे। माना कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने क्या किया कि इसको अंदर जो नहीं जा सकते तो उसको हम कैसे अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के अंदर हमारे कैसा है। पृथ्वी के अंदर के भाग को मैं माना कि यहाँ से काट लिया गया। अगर इस भाग को अगर मैंने काट लिया, काटने के बाद इसकी ऊंचाई को 3 भागों में बांट दिया। ये 3 भागों में बांटा कैसे और क्यों बांटा? दरअसल इसके लिए 3 भागों में आपके सिलेबस के अनुसार, 7th क्लास के सिलेबस के अनुसार अगर 3 भागों में बांटा क्यों और किस लिए बांटा गया। अब मैं बाहर के हिस्से को मिटा देता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत सतह है। इसका ये क्या हिस्सा है? इसका ये सतह वाला हिस्सा है, ये सतह है। सतह वाले हिस्से का जो ये भाग है, ये वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट क्यों कहा जाता? इसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और पृथ्वी के जो मध्य भाग है, हम किसी को मध्य भाग को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। पृथ्वी को जब मैंने देखा गहराई तक जा करके तो पाया कि पृथ्वी के 3 बड़े भागों में विभाजित है। और विभाजित किसी मनुष्य ने नहीं कर रखा है। विभाजन किसी मनुष्य ने नहीं कर रखा। यह जो विभाजन है, यह विभाजन आपके इस बनावट के आधार पर किया गया है। बनावट के आधार पर किया गया है यह विभाजन, न कि किसी मनुष्य ने कर रखा है इस विभाजन को। जैसे क्रस्ट वाला जो हिस्सा है वो ज्यादातर आपका जो बना है, किससे बना है? सियाल से, सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्रस्ट वाला हिस्सा कहते हैं। यह कठोर है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा इस भाग पे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हम इसी को क्रस्ट कहते हैं। इसके जो नीचे का हिस्सा आता है, यानी इस भाग के नीचे कुछ गहराई में जब जाते हैं तो गहराई में हम पाते हैं कि जो मेंटल वाला भाग है, सियाल, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता। यानी जैसे हम क्रस्ट भाग से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो मेंटल वाले भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम का हिस्सा ज्यादा पाया जाता है। और इस सिलिकॉन और मैग्नीशियम के हिस्से की वजह से जो एल्युमिनियम का हिस्सा ऊपर वाला अलग कर देता है। यानी इस भाग में हम कुछ धातुओं का, खास प्रकार के धातुओं को पाए जाने के कारण जो नीचे का भाग है, मध्य भाग है, उसको अलग कर देता है। यानी जैसे आप मानो आपने तेल और पानी के हिस्से को अलग कर दिया। कैसे अलग हो सकता है? तेल ऊपर तैर रहा है और पानी नीचे है। तो ऐसे इस भाग में आपका जो सियाल, सीमा, सियाल था, एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाने के कारण ऊपर वाले हिस्से को मैग्नीशियम के हिस्सा पाए जाने वाले के कारण अलग कर दिया गया। यही इसका बंटवारा है, न कि किसी मनुष्य ने बंटवारा कर रखा है इसको। मनुष्य ने नहीं करा इसको बंटवारा, यह उसकी बनावट के आधार पर हम उसको 3 प्रकार भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा ठोस पदार्थों के हिस्सा है
और थोड़ा जब नीचे जब जाते हैं तो नीचे जाने के कारण इसमें हमारा तापमान भी बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने के कारण इसके बाद तापमान जैसे बढ़ेगा इसके हिस्से के कारण आगे नीचे जैसे बढ़ेंगे, तापमान क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे हम नीचे जाएंगे तो गर्मी की मात्रा बढ़ेगी। गर्मी की मात्रा बढ़ेगी, गर्मी के साथ साथ इस पे दाब बढ़ेगा। जैसे दाब बढ़ेगा दाब बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा। ठीक है, दाब बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। इसके वजह से जैसे हम नीचे और जाते हैं तो यहां पर आते आते ये पूरा तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब है इसमें। मेंटल वाला हिस्सा सिग्मा, सियाल और मैग्नीशियम पाया जाता। और दूसरा और तीसरा आ जाता है आपका कोर। कोर वाले हिस्से में क्या पाया जाता? निफे यानी निकेल और ये पाया जाता, आयरन पाया जाता। यहां पर भारी धातु पाए जाते हैं, निकेल और फिर लोहा इस वाले हिस्से में, इसे हम कोर कहते हैं। जबकि इस वाले हिस्से में तापमान भी अधिक होता है। तापमान भी अधिक होता है इसके निचले वाले हिस्से में, और इसके निचले वाले हिस्से में दाब भी अधिक होता है। अर्थात इसके निचले वाले हिस्से में तापमान और दाब दोनों अधिक होता है इसके नीचे बढ़ते समय। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के जब हम गहराई के हिस्से में जाते हैं तो दाब और तापमान दोनों ज्यादा हो जाते हैं। दोनों इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि ऊपर से भार बढ़ने के कारण हमारा तापमान बढ़ जाता है और नीचे जाते जाते दाब का मात्रा बढ़ जाता है। इसीलिए यह ठोस अवस्था में होता है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, क्रस्ट वाला हिस्सा है। और उससे नीचे जाओगे आप मेंटल वाले हिस्से में तो आपका थोड़ी मात्रा में वह ठोस तो ये भी है, मेंटल वाला भी, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ पर दबाव ज्यादा है, तापमान ज्यादा है यहाँ पे। और जब नीचे जाओगे तो यह कोर वाला हिस्सा आपका तरल हिस्से में पाया जाता है। लावा जिसे मैग्मा कहते हैं, तरल और लावा मैग्मा के रूप में यहाँ के पदार्थ पाए जाते हैं। ये रही भाग आपके पृथ्वी के अंदर का हिस्सा। इसके बाद आता है सैल और खनिज क्या होते हैं। सैल का मतलब क्या होता है, खनिज का मतलब क्या होता है? सैल का मतलब होता है जैसे आपके पृथ्वी पर जो पदार्थ हैं, पृथ्वी पर जो अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग धातु हैं, अलग अलग धातुओं के माध्यम से ये पदार्थ हमारे बने हुए हैं। अलग अलग धातु पाए जाते हैं आपके पृथ्वी की सतह पर, और इन्हीं की वजह से अलग अलग प्रकार के सैल और खनिज पाए जाते हैं। यह जो सैल और खनिज है, यह सैल और खनिज आपके पृथ्वी के एक प्रकार से बेहतर स्ट्रक्चर यानी बेहतर आकृतियों का निर्माण करते हैं। सैल किसे कहते हैं? जब हमारी पृथ्वी पर तमाम प्रकार के धातुओं के माध्यम से एक विशेष किस्म के धातु का निर्माण होता है तो उसे हम सैल कहते हैं। खनिज क्या होता है? खनिज भी ऐसी धातुओं से जो निर्माण होता है उन्हीं को खनिज कहते हैं। अब इसकी जब परिभाषा लिखवाएंगे क्लास नोट्स वाले क्लास में तो आपको वहां पर लिखवा दिया जाएगा। दूसरा, आग्नेय सैल किसे कहते हैं? आग्नेय सैल का मतलब क्या है कि जब हमारी पृथ्वी के निर्माण के समय पे, माना कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय में जो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, अलग अलग प्रकार के जो ठोस, द्रव तथा अलग अलग प्रकार के पदार्थ थे, उन पदार्थों के माध्यम से जो सेल का निर्माण हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल में आपके सभी वो पदार्थ आते हैं, आग्नेय सेल में वो सभी सेल आते हैं जो प्रारंभिक दौर में निर्माण हुए थे। यानी पृथ्वी के निर्माण के समय जिन सेलों का निर्माण हुआ उसी को हम आग्नेय सेल कहते हैं। और सबसे प्रारंभिक सेल भी इसे कहा जाता है, यानी जिसमें हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले सेलों का निर्माण हुआ उसी को हम आग्नेय सेल कहते हैं। जैसे कि माना कि यहाँ पर कोई आग्नेय सेल था,
और इसे हम इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। आग्नेय शैल पृथ्वी के सबसे निर्माण के समय में सबसे पहले निर्माण हुआ। उसके बाद क्या होता है? आग्नेय शैल के बाद आपका आता है अवसादी शैल। अवसादी शैल क्या होता है? अवसादी शैल का मतलब होता है जैसे आपकी पृथ्वी के पर आग्नेय शैल का निर्माण हुआ था, उसके बाद जो आग्नेय शैल थे उनको वायु, जल, दाब, ताप बढ़ने तथा घटने के कारण जो उसमें शैलों में परिवर्तन हुआ, उन शैलों में परिवर्तन होकर करके एक नए प्रकार के शैल का निर्माण हुआ, उसी को हम अवसादी शैल कहते हैं। अवसादी शैल क्या है? अवसादी शैल आग्नेय शैल के टूटने, फूटने तथा गलने और सड़ने के माध्यम से जिन शैलों का निर्माण हुआ, उसी को हम अवसादी शैल का नाम देते हैं। अवसादी शैल का निर्माण आग्नेय शैल से ही हुआ, लेकिन आग्नेय शैल के बाद हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आग्नेय शैल के बाद आता है आपका कायांतरित शैल। ये क्या होता है? कायांतरित शैल किसे कहा जाता है? कायांतरित शैल का मतलब क्या होता है? कायांतरित शैल का मतलब होता है कि जो अवसादी शैल तथा आग्नेय शैल निर्मित हुए थे, उनके फिर टूटने, फूटने तथा सड़ने से जो नए शैल का निर्माण हुआ, उसी को हम कायांतरित शैल कहते हैं। अर्थात जैसे सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जिन शैलों का निर्माण होता है, उसी को हम कायांतरित शैल कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर आग्नेय शैल के बाद अवसादी शैल का निर्माण हुआ, अवसादी शैल के बाद कायांतरित शैल का निर्माण हुआ। जैसे अवसादी शैल पहले आग्नेय शैल आया पृथ्वी पे, उसके टूटने, फूटने तथा अवशिष्ट पदार्थ के रूप में परिवर्तित होने से अवसादी शैल का निर्माण हुआ। उसी के बाद जो अवसादी शैल में जब परिवर्तन हुआ, तो किसका निर्माण हुआ? कायांतरित शैल का निर्माण हुआ। इसी को हम कायांतरित शैल क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये अवसादी शैल तथा आग्नेय शैल दोनों के टूटने, फूटने के बाद इस शैल का निर्माण होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कायांतरित शैल सबसे अंतिम प्रकार की शैल है, और इसका निर्माण इन दोनों शैलों में, यानी अवसादी, आग्नेय, दोनों शैलों में परिवर्तन के कारण ही इस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है। अब ये 3 शैलें आपके हो चुकी। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न दिए गए थे आपके पाठ पर आधारित। इस पाठ पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कह रहा है पृथ्वी की कितने परतें, 3 परतें क्या क्या हैं? तो हम बताएंगे कि पृथ्वी की 3 परतें क्रस्ट, मेंटल, कोर हैं। पहले प्रश्न का आप उत्तर ऐसे लिखोगे, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? पृथ्वी की 3 परतें हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। और शैल क्या है? शैल एक प्रकार का जीवाश्म है जो पृथ्वी पर अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। शैल क्या है? तो बताओगे कि शैल एक प्रकार के खनिजों तथा अवशिष्ट पदार्थों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। शैल बता दोगे। कह रहा पृथ्वी 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखो। तो 3 प्रकार के शैलों का नाम कौन कौन लिखोगे? 3 प्रकार के शैलों का नाम इस प्रकार है, जैसे आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। अब बताओगे कि पृथ्वी के 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखे, तो आप लिखोगे 3 प्रकार के शैलों का नाम, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ठीक है। अगला प्रश्न आपके है कि बहिर्भेदी, अंतर्भेदी शैलों का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पर बहिर्भेदी और अंतर्भेदी का मतलब क्या है? बहिर्भेदी का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के बाहर से बल लगता है, उसे हम बहिर्भेदी कहते हैं, और पृथ्वी के जो अंदर से बल लगता है, उसी को हम अंतर्भेदी बल कहते हैं। बहिर्भेदी के माध्यम से पृथ्वी के बाह्य चट्टानों का निर्माण होता है, और अंतर्भेदी के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक शैलों का निर्माण होता है। आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे? बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी का निर्माण कैसे होता? बहिर्भेदी लिखो उत्तर, जैसे बोल रहा हूं मैं। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैलों का निर्माण, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी शैलों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। बहिर्भेदी तथा अंतर्भेदी शैलों का निर्माण
निम्न प्रकार से होता है। बहिर्वेदी सेलों का निर्माण बाह्य बल से होता है। बहिर्वेदी सेलों का निर्माण बाह्य बल से होता है तथा अंतर्वेदी सेलों का निर्माण आंतरिक सेलों से होता है। आंतरिक सेलों से होता है। ओके, यानी बहिर्वेदी का सेलों का निर्माण बाह्य बल से होता है, जबकि आंतरिक भेदी सेलों का निर्माण आंतरिक सेलों से होता है। उसके बाद आप बताओगे सेलों का उपयोग क्या है। सेलों का उपयोग हमारे जीवन में कैसे होता है? तो सेलों का उपयोग हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के चट्टान जो होते हैं उसका उपयोग क्या बना, घर बनाने में, अलग अलग प्रकार के आपके जो घरों में निर्माण होते हैं सामग्रियां बनाने में हम सेलों का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, तो आप बताना, ये पूरा डायग्राम बना देना, उसके बाद इसको यहां से टिक कर देना। इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। यानी सेल चक्र का तात्पर्य है कि, आप लिखना इसका उत्तर, सेल चक्र का तात्पर्य है कि सेल एक माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। जब सेल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। जैसे आग्नेय सेल अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाता और अवसादी सेल कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता, यह एक सेल चक्र का ही रूप होता है। कायांत्रित सेल से क्या है, कायांत्रित सेल से किसे कहते हैं आप, तो बताना कि आग्नेय सेल और अवसादी सेल के माध्यम से अवसादी सेल को जब अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं तो उसी को हम कायांत्रित सेल कहते हैं। यानी आग्नेय सेल और अवसादी सेल में परिवर्तन होने से जिन सेलों का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कायांत्रित सेल कहते हैं। इसका प्रश्न उत्तर आप यहाँ से जो मैंने बोला उसको आप सुन कर करके, अगर आप स्पीड ज्यादा लग रहा है तो स्पीड स्लो कर करके आप इसको सुनो और इसको उत्तर आप किताब से और जो बोला गया उसको समझ के लिखने की कोशिश करें। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अलग वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके हर चैप्टर का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।